हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या हमें द पिनेकल और द इनर सर्कल के बीच में एक ब्लड एंड गट्स मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि AEW ने एक और कौन से नए रेसलर को अपने कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कल AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट में किस सुपरस्टार को एक इंजरी सफर करनी पड़ चुकी है। जिन सभी अपडेट्स के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के AEW और NXT के व्यूअरशिप की। पर गाइज इस हफ्ते के AEW और NXT के व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से तो गाइज NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 597 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो NXT के एवरेज शो के मुकाबले काफी कम थी। पर वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की तो गाइज लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 768 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो हाल फिलहाल की AEW की एवरेज व्यूअरशिप है। पर इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 12% ज्यादा बढ़ी है। और गाइज इस वीक जो WWE NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 678 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो NXT के शो के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अब हाल ही में उनका पे पर व्यू टेक ओवर भी आने वाला है। पर वही अगर हम बात करें AEW की तो गाइज इस वीक की AEW की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 1% कम हो चुकी है। और इस वीक जो AEW को व्यूअरशिप मिली है वो है 757 के व्यूअर्स, जिससे हम कह सकते हैं कि चलो AEW ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। पर फिर भी किसी न किसी वजह से AEW की व्यूअरशिप थोड़ी फार कम हो चुकी है। पर फिर भी आप इस डेमोग्राफिक से समझ ही सकते हैं कि गाइज इस वीक भी वेडनेसडे नाइट वॉर्स के अंदर AEW ने WWE को ओवरऑल व्यूअरशिप में हरा दिया है, जो देखा जाए तो अब ट्रेडिशन ही बन चुका है। लेकिन जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW को व्यूअरशिप मिली है 0.30 और WWE NXT को व्यूअरशिप मिली है 0.14, जिससे आप समझ सकते हैं कि AEW अब भी 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में NXT से अनडिफिटेड है। और यही थी इस वीक की इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि गाइज आप ये सब अपडेट्स काफी जल्दी जानने के लिए हमारे चैनल की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप वो एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा और वो एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करती है, ये सब बातें जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी AEW ने अपनी वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स रिवील किए हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है डॉक्टर ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आती है रायो मिजुनामी, नंबर 3 पर आती है नायला रोज, नंबर 2 पर आती है रेड वेलवेट और नंबर 1 पर आती है टाई कॉन्टी। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और हमें इस वीक AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि रेड वेलवेट और टाई कॉन्टी ने अपनी जगह एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ली है और रायो मिजुनामी और डॉक्टर ब्रिट बेकर ने भी अपनी जगह एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ली है। पर जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में नंबर 5 पर आते हैं डेथ ट्रायंगल, नंबर 4 पर आते हैं FTR, नंबर 3 पर आते हैं डार्क ऑर्डर, नंबर 2 पर आते हैं जोरासिक एक्सप्रेस और नंबर 1 पर आते हैं SCU। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। और हमें इस वीक भी AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि FTR नंबर 2 की पोजीशन से नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर जा चुकी है, जोरासिक एक्सप्रेस नंबर 3 की पोजीशन से नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आ चुकी है, डार्क ऑर्डर इस टॉप 5 रैंकिंग में नए से नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर आ चुकी है, डेथ ट्रायंगल नंबर 4 से नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर जा चुकी है और टॉप फ्लाइट इस टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुकी है। जो कुछ चेंजेस हमें इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में देखने को मिले हैं।
पर जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 के ऊपर आते हैं रे फिनिक्स, नंबर 4 पर आते हैं जॉन मॉक्सली, नंबर 3 पर आते हैं कोडी रोड्स, नंबर 2 पर आते हैं एडम पेज और नंबर 1 पर आते हैं पाक। और स्टिल है हमारे TNT चैंपियन डार्बी एलन और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और हमें इस वीक भी AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि जॉन मॉक्सली और कोडी रोड्स ने अपनी जगह एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ली है और मीरो इस टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं और रे फिनिक्स इस टॉप 5 रैंकिंग में नए से नंबर 5 के पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। जो कुछ चेंजेस हमें AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में देखने को मिले हैं और यही थी इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW ने कौन से नए रेसलर को अपने कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। तो गाइज आपको पता होगा कि जब से AEW कंपनी बनी है तब से AEW ने अपने कंपनी के अंदर कई सारे रेसलर्स को साइन किया है और इन रेसलर्स में से कई रेसलर फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स थे जैसे कि क्रिस जेरिको और जॉन मॉक्सली, पर इनमें कई सारे नए इंडिपेंडेंट रेसलर्स भी थे जैसे कि डार्बी एलन और MJF और कुछ ऐसे रेसलर्स भी थे जो कि AEW के डार्क शो के ऊपर कम्पीट करते थे और बाद में उन्हें AEW ने अपने कंपनी के अंदर साइन किया है, जिनके कुछ एग्जांपल्स है विल हॉब्स और ली जॉनसन। और हाल ही में AEW ने ऐसे एक और नए रेसलर को अपने कंपनी के अंदर साइन कर लिया है जो कि AEW कंपनी के साथ काफी देर से काम कर रहा था। और कल अपने ट्विटर के ऊपर बात करते हुए कोडी रोड्स ने रिवील किया कि फाइनली AEW ने रेड वेलवेट की परफॉर्मेंस देखकर रेड वेलवेट का AEW कंपनी के साथ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है और अब रेड वेलवेट ऑफिशियली ऑल एलीट हो चुकी है, जिसका मतलब कि आज के बाद से रेड वेलवेट AEW कंपनी की एक रेगुलर कंपटीटर रहने वाली है। जो बात सुनकर तो मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि गाइज मैंने रेड वेलवेट की परफॉर्मेंस देखी है और रेड वेलवेट की साइज भले ही छोटी हो लेकिन गाइज रेड वेलवेट AEW कंपनी की एक काफी बढ़िया रेसलर है, इसीलिए मुझे देखना है कि आगे चलकर AEW कंपनी में रेड वेलवेट क्या क्या कर पाती है और क्या डेनियल ब्रायन की तरह एक अंडरडॉग स्टोरी के ऊपर चलकर रेड वेलवेट AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकती है या नहीं। जो बातें तो हमें आगे चलकर ही पता चलने वाली है, पर फिलहाल के लिए रेड वेलवेट ऑल एलीट हो चुकी है, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि कल AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट में कौन सा रेसलर इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज फिलहाल में AEW के बैकस्टेज से ऐसे काफी सारे न्यूज सामने आ रहे हैं कि हाल फिलहाल में AEW के कई सारे रेसलर्स इंजर्ड हो रहे हैं और ऐसा ही एक हादसा कल के डायनामाइट शो के ऊपर हो चुका है और कल के डायनामाइट शो के मेन इवेंट में एक रेसलर इंजर्ड हो चुका है और गाइज वो रेसलर कोई और नहीं बल्कि डार्क ऑर्डर के जॉन सिल्वर है, क्योंकि कल के मैच के अंदर एक स्पॉट था जहां पर जॉन सिल्वर डार्बी एलन के ऊपर एक बैरिकेड के थ्रू अटैक करने के लिए गए थे, पर डार्बी एलन के साइड में हो जाने की वजह से जॉन सिल्वर डायरेक्टली बैरिकेड के उस पार यानी कि फैंस के अंदर जाकर गिरे, जिसके बाद हमें जॉन सिल्वर अपने राइट शोल्डर को लेकर थोड़ा फास्ट स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे और उस स्पॉट के बाद जॉन सिल्वर ने ये पूरा का पूरा मैच काफी दर्द में ही कंप्लीट किया है। और कल के डायनामाइट शो के अंदर इस बात के हिंट्स तो मिलने ही लगे थे कि प्रोबेबली जॉन सिल्वर इंजर्ड हो चुके हैं, पर कल का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद जॉन सिल्वर ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट कर सभी फैंस को बताया है कि जॉन सिल्वर सच में कल के मैच के अंदर इंजर्ड हो चुके हैं और फिलहाल में तो जॉन सिल्वर को भी पता नहीं है कि ये इंजरी किस तरीके की है, पर डॉक्टर्स का कहना ये है कि ये इंजरी उतनी बड़ी इंजरी नहीं है और इस इंजरी के ऊपर आगे चलकर कोई अपडेट आती है तो फिर जॉन सिल्वर अपने इंजरीज को लेकर अपने सभी फैंस को अप टू डेट रखने वाले हैं। जो बात जॉन सिल्वर ने कही, लेकिन गाइस जिससे तो ये कंफर्म ही हो चुका है कि जॉन सिल्वर के राइट शोल्डर के अंदर उन्हें एक इंजरी हो चुकी है और फिलहाल में तो इस इंजरी के ऊपर ज्यादा कुछ अपडेट नहीं आए कि जॉन सिल्वर की इंजरी कितनी वर्स्ट है, पर डॉक्टर्स का कहना ये है कि जॉन सिल्वर की इंजरी थोड़ी सी माइनर इंजरी है, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जॉन सिल्वर की इंजरी के ऊपर क्या क्या अपडेट्स आते हैं और मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि उनकी ये इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें फाइनली AEW कंपनी में द ब्लड एंड गट्स मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं या फिर अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी के अंदर ब्लड एंड गट्स नाम का एक मैच होने वाला था जो कि एक ट्रेडिशनल वॉर गेम्स तरह का मैच था, पर कोविड-19 की वजह से AEW के ये सब प्लान्स कैंसिल हो गए और AEW ने अपने उस पेपर-व्यू के लिए जो ओरिजिनल मैच बुक किया था यानी कि द इनर सर्कल वर्सेस द एलीट, वो मैच भी AEW को कैंसिल करना पड़ा। पर जब हाल ही में MJF का एक इंटरव्यू हुआ
तो उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने एमजेएफ से सवाल किया कि एमजेएफ की फैक्शन द पिनेकल का फ्यूचर क्या होने वाला है और क्या एमजेएफ की फैक्शन और इनर सर्कल के बीच में हमें एक ब्लड एंड गट्स मैच देखने को मिल सकता है या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ को पुराने मैचेस बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर इनर सर्कल और पिनेकल के बीच में ये मैच होता है तो ये मैच इन दोनों ही फैक्शंस के लिए काफ़ी बढ़िया मैच हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है एमजेएफ के पर्सनल थॉट्स की, तो एमजेएफ इतने हार्डकोर मैच के अंदर रेसल नहीं करना चाहते क्योंकि एमजेएफ को लाइट्स आउट मैचेस या फिर डेथ मैचेस जरा भी पसंद नहीं है। वो सिर्फ क्लासिक रेसलिंग मैचेस ही देना चाहते हैं। इसीलिए एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ तो ऐसे मैचेस के अंदर रेसल करना नहीं चाहेंगे। पर दूसरी तरफ एमजेएफ का ये भी कहना था कि अगर इनर सर्कल और पिनेकल के बीच में ये मैच होता है तो गाइज ये मैच इनर सर्कल और पिनेकल के बीच का एक काफी बढ़िया मैच हो सकता है, जिससे तो मैं एग्री ही करता हूँ। और गाइज वॉर गेम्स मैच टाइप इसी तरीके के मैचेस के लिए बना है जिन मैचेस के अंदर दो बहुत ही बड़े फैक्शंस हो और हमें उन फैक्शंस के अंदर एक काफी बढ़िया वॉर गेम्स मैच देखने को मिले। तो अगर AEW अपना ब्लड एंड गट्स इवेंट वापस करवाने वाली है तो मैं तो एमजेएफ की फैक्शन द पिनेकल और क्रिस जेरिको की फैक्शन द इनर सर्कल के बीच में एक ब्लड एंड गट्स मैच देखना पसंद करूंगा। और क्या पता इन दोनों ही फैक्शंस के लिए फ्यूचर प्लान्स यही हो, पर प्रॉबेबली एमजेएफ ने ये प्लान्स अपने इंटरव्यू के अंदर रिवील नहीं किए। पर आपका इन थॉट्स के ऊपर क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और क्रिस जेरिको के फैक्शन द इनर सर्कल के बीच में एक ब्लड एंड गट्स मैच होना चाहिए या नहीं, या फिर इन दोनों फैक्शंस के बीच में भी एक स्टेडियम स्टैम्पिड मैच ही होना चाहिए, जिसके ऊपर आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट कर बताइए। लेकिन जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मैं इन दोनों फैक्शंस के अंदर एक ब्लड एंड गट्स मैच ही देखना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टेडियम स्टैम्पिड मैचेस स्टिंग या फिर मैट हार्डी उन तरीके के कैरेक्टर्स के लिए ही सूट करते हैं और पिनेकल और इनर सर्कल के बीच में स्टेडियम स्टैम्पिड मैच उतना फिट नहीं बैठेगा जितना कि ब्लड एंड गट्स मैच बैठेगा। इसीलिए मैं तो इन दोनों ही फैक्शंस के बीच में द ब्लड एंड गट्स मैच ही देखना पसंद करूंगा। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और ऐसे ही AEW से रिलेटेड सभी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?